and then we'll just wait for a few more people to come up. मिस सादिया, आप बता रही थी कि आप काफ़ी ज़्यादा वेबिनार्स करती रही हैं कोविड के अंदर, कोविड की वजह से, और एजुकेशन की थीम के ऊपर। जी, मैंने इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ जो है वो कंडक्ट की है और अच्छा। हमारे वेबिनार्स की एपिसोड्स थी, वंस अ मंथ हम 3 एपिसोड करते रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के प्लेटफ़ॉर्म्स पे और हमने डिफरेंट थीम्स को वहाँ पे कैप्चर किया ऑन ऑनलाइन हाँ ऑन जी, हम लोग उन थीम्स को हम एक्सप्लोर करेंगे जब भी लाइव सेशन शुरू होगा। आई थिंक कि बस वेट कर लेते हैं, कोई 5-6 सेकंड वेट कर लेते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट डाइव इन। ओके, I think let's begin. So today we have Dr. Sadia Shaukat with us, जिनका इंट्रोडक्शन भी काफ़ी लंबा है, इनकी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। हमारे पास काफ़ी कम रिसर्चर्स हैं जिन्होंने लाइक क्वांटिटेटिवली स्टडी किया हुआ है डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एंड डॉक्टर सादिया शौकत का फोकस औरतों का एक्सपीरियंस वर्क प्लेस के अंदर या फिर फीमेल स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उन्होंने इस पर एक्सटेंसिवली रिसर्च किया हुआ है, इंटरनेशनली पब्लिश किया हुआ है, और शी इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। तो और एंड शी हैज़ ऑल्सो गॉटन लाइक द बेस्ट टीचर अवार्ड फ्रॉम हायर एजुकेशन, अनीता गुलाम अली अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। थोड़ा सा मिस सादिया, अगर आप भी अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है। Thank you so much, Ajwa, for giving me opportunity to introduce myself at this prestigious platform. आपका बहुत शुक्रिया मुझे invite करने के लिए और this is a great opportunity where I can explain a little bit about my career paths and my career excellence कि मैंने किस तरह से struggle की being a woman. तो इस सिलसिले में I did my master's in education from University of the Punjab, then I continued my PhD और मुझे एक चांस मिला मोनाश यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलोशिप का और जब मैं वापस आई then I secured a position as a lecturer at University of Education में और side by side I continued my study and I got opportunities for my professional development जिसमें प्लेमथ स्टेट यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप के लिए और वो भी एक फुल ब्राइट ट्रेनिंग थी और फिर मैं पोस्ट डॉक के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में और साइड बाय साइड आई हैव बीन प्रेजेंटिंग माय रिसर्च एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस डिफरेंट कंट्रीज में और सिम्पोजियम्स मैंने इंटरनेशनल अटेंड किए अपनी रिसर्च को मैंने कंटिन्यू रखा रिसर्च प्रोजेक्ट्स में मैं काम करती रही और मैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में मैंने रिसेंटली काम शुरू किया है जिसमें मेरा काम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट में टर्किश कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में गल्फ के डिफरेंट रीजन्स यूएई सऊदी अरेबिया कतर और इस तरह से जो है वो मैं अपना काम कर रही हूँ और इस टाइम पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं एस्पायरिंग कर रही हूँ full professor position at the same university. नहीं, इतनी अचीवमेंट्स के साथ मिल ही जाए कि आपको फुल प्रोफेसरशिप। आई थिंक कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लोग कंपैरेटिवली एजुकेशन को स्टडी करें और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि कंपेयर करें डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जो कि आप करती हैं प्रोफेशनली। सो इतनी क्रेडेंशियल्स के साथ यू चोज यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टू टीच इन एंड टू लाइक गेट ए प्रोफेसरशिप इन। तो आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बता सकती हैं, बिकॉज लाइक लोगों को लम्स का पता होता है कि कनेडियन वगैरह का पता होता है, बट दे डोंट नो दिस यूनिवर्सिटी, सो आई रियली वांट कि उनको पता चले। University of Education is an emerging university और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इसलिए कहते हैं कि वी हैव फ्लेवर ऑफ एजुकेशन इन ऑल डिसिप्लिन्स इधर के वो सोशल साइंसेस हैं या साइंसेस हैं क्योंकि हमारा क्लेम ये है कि हम फ्यूचर टीचर एजुकेटर प्रोड्यूस करते हैं फ्यूचर लीडर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर स्कूल
सेट अप में जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के पास जो है वो फ़ॉरेन क्वालिफ़ाइड फैकल्टी है और जिनके प्रोफ़ाइल जो हैं वो काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि यंगर एज ही में उन्होंने अपनी पीएचडी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ जो है वो अपना फ़ोकस एकेडमिक्स और रिसर्च में रखा और जिसके लिए उनकी काफ़ी अचीवमेंट्स भी हैं। हमारे तो पास जैसे कि जी, हाँ जी। जी, तो जैसे कि आप कह रही हैं कि एजुकेशन को एज अ फील्ड रखा जाता है, सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस पढ़ा जा रहा है या फिर लाइक साइंसेस पढ़ी जा रही हैं या सोशल साइंसेस पढ़ी जा रही हैं, तो किस तरह एजुकेशन को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? हमारे पास 2-3 कोर्सेज़ इस तरह के हैं जो कि जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन का है और वो हम हर प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो ऑफ़र करते हैं ताकि हम स्टूडेंट को ये अपॉर्च्युनिटी दें कि अगर वो अपनी एक फ़ील्ड के अंदर एक प्लेसमेंट सिक्योर नहीं कर पाते, सो दे कैन चूज़ अदर डायरेक्शन। सो दे हैव 2 or 3 अपॉर्च्युनिटीज़ एट वन टाइम। कि अगर वो इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो उनके पास जो है वो बिज़नेस की भी ऑप्शन है, उनके पास इंडस्ट्री की भी ऑप्शन है और उनके पास स्कूल की जो है वो प्रिंसिपलशिप के अंडर जो स्टाफ आता है वो वहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, एचआर में भी वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो प्रिपेयर करवाते हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बहुत से सेमिनार्स भी होते हैं जो जिसमें स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग के बारे में भी बताया जाता है। दैट्स रियली ग्रेट बिकॉज यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस को फोकस बनाया जाता है या साइंसेस को बनाया जाता है, स्पेशलाइजिंग इन एजुकेशन इन इटसेल्फ, जबकि लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ जॉब्स जब आप लोग ग्रेजुएट करते हैं ईदर बिकम टीचर्स या मैनेजमेंट रोल्स में, आई थिंक लाइक दिस इज अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव। सो आप थोड़ा सा अपनी रिसर्च के बारे में बताएं कि जैसे आपने बता तो दिया कि कौन से एरियाज पे फोकस करती है, मगर लाइक एक दो थोड़ी सी आप बता दें कि किसके ऊपर आप कंसिस्टेंटली आपने रिसर्च की हुई है? वेल माय मेजर इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी और मोस्टली रिसर्च जो है वो मेरी उसी डोमेन के जो है वो इर्द-गिर्द जो है वो रिलेटेड है। मैंने टीचर एफिकेसी बिलीव्स पे काम किया, मैंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, हायर एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसेंटली जो है वो मैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर द टीचर्स जिसको मैं डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज़ में देख रही हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो काम किया वो पब्लिश हो चुका है और अब मैं अमेरिका में भी काम करने जा रही हूँ। और इसी तरह से जो है वो मदरसा एजुकेशन पे मैंने काम किया है। मतलब वो इशू जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उस पे सोचती हूँ, समझती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ थ्रू माय रिसर्च। आई थिंक इट्स ऑल्सो रियली यूनिक कि आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करती हैं। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द रिसर्च दैट यू हैव डन। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्योंकि एज फार एज आई अंडरस्टैंड आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टडीज़ की हुई हैं, आपने उनसे क्वेश्चनर्स कराए हुए हैं, सो यू हैव हार्ड डेटा टू। तो जो फीमेल एजुकेटर्स होती हैं उनको क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में? अ, देखिए जो फीमेल रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसको आप कह सकती हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की एक टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर सकती हैं उससे रिलेटेड। तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड इश्यूज़ हैं। वो ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं है। अभी पिछले दिनों जो है वो यूएन वुमेन ने पे गैप के ऊपर एक डे सेलिब्रेट किया। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी तक सभी कंट्रीज़ जो हैं वो किसी न किसी सूरत में वुमेन डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान है, वहाँ पे चूँकि एक मेल शिविनिस्टिक सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट कल्चर है, जहाँ पे विमेन जो है वो इनग्रोन इस कल्चर से आती हैं कि जहाँ पे यही बताया जाता है कि आपके पास लिमिटेड वर्क स्पेस है, आपके पास लॉन्ग टाइम आवर्स नहीं होने चाहिए, आपको टाइमली घर आना है, यू हैव टू लुक आफ्टर द किड्स। तो इसी मेंटालिटी के साथ जब एक यूनिवर्सिटी में भी विमेन आती है, तो वहाँ पे उसके मेल कोलीग्स भी यही एज्यूम कर रहे होते हैं कि इसके पास भी बड़ा लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क है। हालाँकि देखें कि विमेन भी वही कैपेबिलिटी रखती हैं, वही कॉम्पिटेंसी रखती हैं और उसके पास भी वही पोटेंशियल है जो कि मेल के पास है।
اب صرف اس کے پاس پرسنل اور سوشل بیریئرس ہیں جو کہ ہم سب نے مل کے جو ہے وہ دور کرنے ہیں. تو میں اپنی کولیگس کو بھی یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس میں آپ کو انگیج نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کو آواز اٹھانی چاہیے اینڈ یو شوڈ بی پارٹ آف دوز فورمس. اور ایک تو ڈیسیژن میکنگ کی انوالومنٹ میں زیادہ ویمن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ابیلٹی ایسا نہیں ہے اور یہ ایسا سوچ نہیں سکتی لائک دی مین ڈو. اور پھر جب ریسورسز الوکیشن کی بات آتی ہے اگر اگر ہمارے پاس میل اور فیمیل ایک ورک پلیس میں ہے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم میل کو جلدی فیسیلیٹیٹ کر دیں اور فیمیل تو اپنا گزارا کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتی ہیں. اور پھر کیونکہ پروفیشنل یہ سمجھا ڈیولپمنٹ جاتا ہے کہ کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کریئر پراپر کریئر مردوں کے لیے ہی ہے اینڈ لائک فار عورتیں اٹس لائک ہابی اور سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن یہ بہت حد تک ایک فیمیل کی ول پاور کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی پرسسٹنٹ ہے, وہ کتنی کریجیس ہے کہ وہ اپنی جو وہ ڈریمز اسپائر کر رہی ہے وہ کس طرح سے اکمپلش کر سکتی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں, لیکن ان اسپائٹ آف دس کہ اگر ایک بار میری بات نہیں سنی جاتی تو میں سیکنڈ ٹائم کو ڈور نو کرتی ہوں, سیکنڈ ٹائم نہیں سنی جاتی تو میں تھرڈ ٹائم ڈور نو کرتی ہوں, اور میں تب تک نو کرتی رہتی ہوں کہ جب تک میں اپنا ایم اچیو نہ کر لوں. تو میرا خیال ہے کہ اب Definitely. women کے اندر جو ہے وہ اویئرنیس ہے کہ وہ اپنی رائٹس کیسے لے سکتی ہیں, اور بہت ساری اور انکلوسیو آپ پالیسیز نے اور آپ نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی ہوئی ہے بیکاز لائک اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا فیکٹرز ہیں عورتوں کے اندر یا اسٹوڈنٹس کے اندر وچ میکس دیم لائک گو آفٹر دیز تھنگس ایز لائک ایجوکیٹرز ان ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس. تو آپ تھوڑا سا وہ بتا لائک آپ جو ول پاور کی بات کریے تو کیا ہم اپنے ایجوکیشنل کریکولم کے اندر ایسے کیا چیز ڈال سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بعد میں ایجوکیٹرز بنیں گی ان کے اندر یہ ول پاور جنریٹ ہو. دیکھیں جب میں اپنی کلاس کو ٹیچ کرتی ہوں, ہمارے پاس کو ایجوکیشن ہے, ہمارے پاس میل اسٹوڈنٹس بھی ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو ہمارے زیادہ تر جو پروجیکٹس ہیں میں جو ان کو کام دیتی ہوں وہ زیادہ تر اس چیز کے اوپر ہی بیس کرتا ہے کہ وہ آپس میں ڈائلاگ کریں, وہ ڈسکشن کریں, وہ ڈبیٹ کریں. ہم پینل ڈسکشن کلاس روم کے اندر کرواتے ہیں جہاں پہ ایکول اپرچونیٹیز ہیں اور فیئر چانس آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے میل اسٹوڈنٹ کے پاس بھی اور فیمیل اسٹوڈنٹ کے پاس بھی. تو جب انہیں اپرچونیٹی ملتی ہے بولنے کی اور اپنے رائٹس کی, ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری اور بھی جو ہے وہ ٹریننگس اور ورک شاپس کرواتے رہتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس والنٹری بیسس کے اوپر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہم نے ٹالرنس کے اوپر کافی کام کیا, ہم نے پیس پروموشن کے اوپر کافی کام کیا, اور اسی طرح سے آئی تھنک کہ ویمن لیڈرشپ کے اوپر بھی کچھ ٹریننگس ہونی چاہیے جو کہ میں ابھی کچھ پلان کر رہی ہوں کرنٹلی. تو میرا خیال ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کے اندر وہ کانفیڈینس ریویل ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ ایک پروگرام آف اسٹڈیز سے ڈگری اپنی لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, تو جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے یہاں پلیسمنٹ اپنی سیکیور کی, مجھے یہاں جاب ملی, تو ان کی کمیونیکیشن سکلز کے اندر میں ایک بہت واضح فرق دیکھ سکتی ہوں جس میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا, کچھ سمجھا اور وہ اڈاپٹ کیا اپنی پرسنالٹی کے اندر. دیٹس ریئلی ونڈرفل. تو وہ ایگزامپلز اس ڈیفینیٹلی. طرح سے ہمیں ملتی رہتی ہیں. جی ڈیفینیٹلی اور ٹیچرس پلے اے کی رول ان دیٹ. آپ کی جو جنرلی آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ کون سی پبلک یونیورسٹیز کو اور جنرلی کیا آپ کا سیمپل سائز تھا اور آپ نے کن کو ایز اے سیمپل رکھا ہوا تھا سو دیٹ دا آڈینس کین گیٹ این آئیڈیا کہ ریسرچ کس نیچر کی تھی. دیکھیں میری ریسرچ بہت ڈفرینٹ ڈائمینشنس میں ہے. میں نے کوالٹیٹیو ریسرچ ریسنٹلی کرنا شروع کی ہوئی ہے 2-3 سالوں سے, اور کوانٹیٹیو ریسرچ میں نے بہت کی. میں نے بہت اس کے اندر میں نے کبھی ٹیچرس کو سیمپل جی میں میں نے لیا ہے, پڑھا تھا. کبھی کو سیمپل میں لیا ہوا ہے, کبھی میں نے لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز کی ہوئی ہیں. میری پی ایچ ڈی ساری لانگیٹیوڈنل اسٹڈی تھی, وہ 2.5-3 سال کا ایک سیمپل تھا جس کو میں نے کنٹینیوس آبزرو کرنا تھا. اور کراس سیکشنل اسٹڈیز میں نے کی ہوئی ہیں جس کے اندر میں نے کوزل کمپیریٹیو اسٹڈیز کی ہوئی ہیں, اور کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر میں نے انٹرویوز کیے. انٹرویوز میں سب سے ڈیفیکلٹ ٹائپ مجھے مدرسہ نے دیا
کہ وہاں پہ انٹری بہت مشکل، اور انٹرویو بھی کہ وہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، انہیں بہت زیادہ تھریٹس اور اس طرح سے، حالانکہ میں نے وہ بہت انشور کیا کہ میں ایک سیکیور ریسرچ. ہوں، تو وہاں تھوڑا سا آپ تھوڑا سا اٹک رہے ہیں. جسٹ ویٹ فار یو ٹو گیٹ بیک. اوکے، آئی گیس کہ ابھی ان کا انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا سا فیس آؤٹ ہو گیا ہے. بٹ ڈاکٹر سعدیہ جس ریسرچ کی بات کر رہی ہیں، سو پر دس از اپنے بیسکلی. ڈاکیومنٹس. ڈاکٹر سعدیہ آپ کی آواز اٹک رہی ہے، آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا سا فلیکی ہوا ہے. اب بولیے گا اٹس کچھ. فرام مائی سائڈ. ہاں جی، اب ٹھیک ہے، جی. اب ٹھیک ہے. تو یہ آپ دوبارہ سے جو مدرسہ میں آپ نے کوالٹیٹیو ریسرچ کی اس کے بارے میں ذرا دوبارہ بتا دے گا. میں پہلے تھوڑا سا آڈینس کو بتا دوں کہ یہ ریسرچ ہے نا، جب میرے خیال سے وہ والی ریسرچ ہے کہ ٹالرنس مدرسہ اسٹوڈنٹس میں آپ وہ اسٹڈی کر رہی تھی، ہے نا؟ ہاں جی، میں ان کے کریکولم سے ریلیٹڈ یہ چیزیں دیکھ رہی تھی کہ ایکسٹریمزم کس طرح سے جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مدرسہ از جسٹ ایزیوم دی بریڈنگ فیکٹری آف ٹیررزم. تو اس سلسلے میں پھر میں نے کچھ انٹرویوز ان کے ٹیچر ایجوکیٹرس کے ساتھ کیے، کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیے. تو تب بہت سارے مجھے چیلنجز فیس کرنے کو ملے. تو بینگ ریسرچر دیکھیں، دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ٹالرنس کے ساتھ چلنا ہے. اور میں نے کیے بھی بڑے وائڈ لیول پہ تھی، کیونکہ میں نے سبھی سیکٹس کے مدرسہ کو میں نے ٹارگٹ کیا تھا، اور میں بڑے ریناؤنڈ قسم کے مدرسہ لاہور میں تھے، وہاں پہ میں گئی. پھر سیکنڈ ایکسپیرینس میرا اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ہوا. وہ اپنے پورٹل کی انفارمیشن انہوں نے ایک سس ایپ انٹروڈیوس کروائی تھی، کہ جس میں سب پنجاب کے ٹیچرس کا ان کے پاس ڈیٹا تھا، اور ٹیچر موبلٹی پہ پروجیکٹ تھا ڈرہم یونیورسٹی کے ساتھ. تو وہاں پہ بھی مجھے بہت سارے چیلنجز فیس کرنے کو ملے کہ وہ ڈاکیومنٹ شیئر نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر خود پرسنل ایفرٹس کے ساتھ جب ہم سروے سرکولیٹ کرتے ہیں، اور وہ تب ہمیں ڈیٹا بھی تھاؤزنڈس میں چاہیے ہوتا ہے. اور پھر کس طرح سے ہم ٹیچرس، اسکول ٹیچرس کو یہ جو ہے وہ ٹرسٹ میں لیں کہ یہ سیکیور ہے، اور آپ کے ویوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور یہ سب کووڈ میں نے کی ریسرچ، اور وہ صرف یہی تھا کہ ہم کووڈ میں تو اسنو سب کچھ بند کی تھا. طرح، ہاں، ایک کوئنٹنس بیسس کے اوپر کہ آپ کے آگے سرکولیٹ کر دیں لنک، اور تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. سو ایک جو ریسرچر ہے نا، وہ اپنے لیے میرا خیال ہے کہ وہ ویسٹ نکال لیتا ہے. ابھی ہمارا قطر کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہے، قطر نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کے ساتھ، اور وہ بھی ہماری جو ہے وہ کویت اور قطر ریجن میں جو ہے وہ ریسرچ کووڈ کے ان دنوں میں ہی ہم کر رہے ہیں. اور وہ ہم نے ڈیٹا بھی ڈفرینٹ کویتی اور قطری فیملی سے ہم نے لینا ہے. تو وہ چیلنجز ہم فیس کرتے ہیں، اور اس کو بس ہم کر بھی رہے ہیں. ظاہر ہے ہم ریسرچر ہیں تو ہم نے ویز نکالنے ہیں. I love that we're talking about this because پاکستان میں generally ایک research based environment بھی نہیں ہے, and as a female researcher which is also part of being a female educator پھر آپ کی unique challenges ہوتے ہیں. تو اگر ہم لوگ تھوڑا سا آگے چلیں تو what are your recommendations for making higher education institutions or inclusive? میرا خیال ہے کہ پہلے سے کافی انوائرمنٹ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کا چینج ہو چکا ہے، جس میں ہائر ایجوکیشن نے خود سے بہت سی انکلوسیو پالیسیز بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں. ان کے بہت سارے کچھ اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ فیمیل بیسڈ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر وی انکریج ویمن ٹو اپلائی فار دیز پروجیکٹس، تو الٹیمیٹلی جیسے وہاں کہ پہ دیکھیں کہ ویمن ہی اپلائی کر سکتی ہے. جیسے کہ ان کی ڈفرینٹ فارن ایکسچینج پروگرامس ہیں، کچھ اسکالرشپس ہیں، اور کچھ پروجیکٹس بھی ہیں جس میں وہ یہی پریفر کرتے ہیں کہ ینگ ویمن جو ہے وہ اپلائی کریں اس کے لیے، یا ان کے پاس ڈفرینٹ ڈونرس جو ہیں، یونیسیف، یونیسکو، ورلڈ بینک، جس میں ویمن کی پرائیورٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پروجیکٹس کے اندر ویمن فیکلٹی جو فیمیل فیکلٹی جو ہے وہ
अप्लाई करें। तो इस तरह से कि काफ़ी पॉलिसीज़ इंक्लूसिव हैं और फेयर चांसेस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। क्योंकि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो कि जेंडर उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको शो अप करना पड़ता है कि हमारे पास मेल फैकल्टी और फीमेल फैकल्टी और उनके प्रोफाइल्स, उनके पोटेंशियल, दो कि हम अपने लेवल पे किस तरह से विमेन को वो लीडरशिप पोजीशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वो एक अलग से जो है वो स्टोरी है या डायलेमा है। लेकिन यूजुअली जो है वो हम शो ये करते हैं कि हमारे पास जो है वो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ हैं और मेल और फीमेल फैकल्टी के पास इक्वल जो है वो चांसेस हैं। लेकिन उन चांसेस में हमने क्या बैरियर्स जो हैं वो लगाने हैं, खुद से रखने हैं कि फीमेल खुद ही कह दें कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं तो नहीं कर सकती, तो चलेंगे मेल को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। बस वो एक जो माइंडसेट है ना, जो सोसाइटी ने उसको दिया, जो उसको उसकी फैमिली ने दिया, वो चेंज करने की मेरा हाल ज़रूरत है हमें इस लेवल के ऊपर। वो अगर हम इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दें और लीडरशिप डेवलपमेंट के कुछ हम ट्रेनिंग्स करवा दें, वर्कशॉप्स करवा दें, जिसमें वुमेन के पास एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाए कि वो किस तरह से अपने आप को फ्यूचर में लेके एक एम्पावर्ड वुमेन और लीडर के तौर पे चल सकती हैं। आई थिंक दैट्स रियली और इम्पोर्टेंट। एक क्लासरूम एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर सकते हो। तो इसी में अगर हम अगले सवाल पे जाते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी आपने रिसर्च की हुई है, बिकॉज इवन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अबाउट कि आप अपने आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना। तो आपने आपके ख्याल से कि क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल हो सकती हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करना लाइक वाइल टीचिंग? um, देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। और वो इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या कि हम एक दूसरे को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, हम कम्प्रीहेंड करते हैं, हम उनके फेशियल जेस्चर से, उनके कम्युनिकेशन से, हम उनकी फीलिंग से। तो मेरी क्लास के अंदर आई ऑलवेज प्रोवाइड a very safe and creative environment to my students where they feel classroom as a community। और वो चूँकि बड़े कंफर्टेबल वे में अगर क्लास में बैठे हैं एंड दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, और जहाँ पे चूँकि को एजुकेशन में आपको पहले बता चुकी हूँ, तो मेल और फीमेल को मैंने कभी इस तरह से नहीं देखा कि वो बड़े रिजर्व हैं या वो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो है वो मतलब इस तरह से कन्वर्सेशन में हैं। सो दे आर वेरी डिसेंट और वो समझते हैं कि उनको राइट टाइम पे कौन सी ऐसी बात करनी है, कौन सी ऐसी एग्जांपल देनी है जो किसी को हर्ट ना करें। अगर क्लास के अंदर हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिटी मौजूद है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट रीजन से हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस से हैं, तो वो इस तरह की कोई बात ना करें कि जिससे उनकी जो है वो हार्ट बर्निंग हो। तो हम इनिशियली लेक्चर्स में जो है वो स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से ट्रेनिंग दे देते हैं, ओरिएंटेशन करवा देते हैं कि जिसमें वो एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट भी देते हैं, वैल्यू भी करते हैं। और अगर निगेट करना है तो वो कुछ इस तरह के आर्गुमेंट्स के जिससे जो है वो कोई मेल है या फीमेल है वो डिस्करेज ना हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक टीचर के लिए कि वो अच्छे से क्लास को ड्राइव करें, क्योंकि टीचर इज़ जस्ट लाइक ए ड्राइवर, और वो जिस तरह से ड्राइव करेगा या करेगी और उसी तरह से क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो कंफर्टेबल क्रिएट हो। और खासकर आजकल के इन्वायरमेंट में द आर्ट ऑफ लर्निंग हाउ टू डिसएग्री विदाउट बीइंग रूड, आई थिंक दैट इज आल्सो रियली इम्पोर्टेंट थिंग जिस पे टीचर्स काम कर सकते हैं। तो आप थोड़ा, बिकॉज ये एजुकेशन के ऊपर है, तो लाइक वी हैव टू टॉक अबाउट द सिंगल नेशनल करिकुलम टू, बिकॉज इट इज परहैप्स लाइक द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अफेक्टिंग एजुकेशन राइट नाउ। तो आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है, स्पेशली लाइक फीमेल बेस्ड परस्पेक्टिव से? सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर हमने कुछ वेबिनार्स किए और जिसमें लम्स की फैकल्टी को भी हमने इनवाइट किया, हमने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से भी प्रोफेसर्स को इनवाइट किया, एंड वी हैड अ डिबेट कि हम जो बात कर रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर वन करिकुलम वन नेशन, तो ये कितना एप्लीकेबल है
दोनों जो है वो सिनेरियो में कि जहाँ पे पब्लिक स्कूल सिस्टम है और एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, तो इस पे कुछ हमारी रिजर्वेशंस थी, जो कि मैं ये देखती हूँ कि अ, इसको पायलट टेस्ट नहीं किया गया सिंगल नेशनल करिकुलम को, जहाँ पे कुछ करिकुलम एवेलुएशन स्टडीज होती हैं जो कि देखती हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। हाल ही हमने जो है वो एक लर्निंग बेंचमार्क्स के साथ साथ हमने बहुत सारे सोशल कल्चरल इंडिकेटर्स को देखना होता है जो कि हम करिकुलम के थ्रू जो है वो प्रमोट करते हैं। और दूसरी बात ये थी कि चूंकि कोविड में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और हमारे स्कूल्स पब्लिक स्कूल्स तो पहले ही लर्निंग क्राइसिस में थे, और वहाँ पे हमने जो है वो शुरू में तो कोई हमने इमरजेंसी एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा, लेकिन बाद में फिर हमने टैली स्कूलिंग को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और वो इसी तरह की ही इंट्रोडक्शन है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स मिलेंगे, वो बड़े अच्छे लेक्चर्स बने हुए हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या थी? हमारे क्या स्कूल टीचर्स को पता था? और अगर पता था तो कितना पता था? क्या स्टूडेंट्स को जो है वो क्या कोई असेसमेंट दिया गया उन वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कि वो उसके ऊपर देखें और अपना होमवर्क कंप्लीट करें? इस सिनेरियो में जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं दोनों सिस्टम्स के लिए, तो वो बच्चा जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सिलेबस को पढ़ के अगर वो वही किताबें पढ़ेगा, जिसमें मैंने एक दो बच्चों से पूछा, एलजीएस और बीकन हाउस और इवन के और भी एक बड़े अच्छे ब्रांड के स्कूल, तो उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ें तो हमने पहले ही कवर कर ली हैं, अब ये तो हम दोबारा नहीं पढ़ सकते, ये तो बहुत छोटे लेवल में हमने ये कर लिया था। अब जब वो सिंगल नेशनल करिकुलम की उन बुक्स को मैंने पब्लिक स्कूल के बच्चों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें तो हमें और उस लेवल के लिए, वो उस एज के लिए जो डेवलप की गई थी और जो पहले सिलेबस था और वो जो नया सिलेबस, उसमें ह्यूज डिफरेंस था। तो वो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस जो डेवलप हो रहा है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम क्या स्कैफोल्डिंग सेंटर बना रहे हैं, हम किस तरह से टीचर्स को ट्रेन, हमारे पास कायद एकेडमी ने टीचर्स को ट्रेन किया, मैं वो ट्रेनिंग का पार्ट भी रही हूँ, मैं सुनती रही हूँ उनकी सारी कन्वर्सेशन, लेकिन ये चीज़ें इस तरह से हैं जैसे कि अभी बहुत गैप है, और वो जो स्पेस है वो किस तरह से फिलअप होगी, उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन टीचर स्कूल पब्लिक स्कूल टीचर्स की है, और वो बच्चे किस तरह से एफर्ट कर पाएंगे इस सिस्टम में। मुझे ऐसे लगता है कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों के बच्चे जो हैं वो सफ़र करेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर, बहुत सी सोशल स्किल्स की बात की गई है, वो अच्छा है, लेकिन वो हम वैसे भी प्रमोट कर सकते हैं स्कूल्स के अंदर, हम वैसे भी वो वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स और डायलॉग्स के थ्रू वो कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे सिर्फ इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप ही नज़र आ रहा है कि जो पता नहीं किस सही तरह से बात फिलअप। है। इट मेक्स अस वंडर कि वेदर एजुकेशन ही मोटिव था सिंगल नेशनल करिकुलम के पीछे। तो अब थोड़ा सा लाइक आपके बारे में जान लेते हैं, जान लेते हैं। तो जनरली आपकी क्या हॉबीज़ हैं? वी हैव हैड अ रियली वंडरफुल डिस्कशन, तो थोड़ा सा व्यूअर्स को आपके बारे में पता चल जाए। आपके कौन आपके रोल, पहले तो आप बताएं आपके रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल में अपनी लाइफ में ज़्यादा विमेन से इंस्पायर हूँ। स्कूल लेवल पे मेरी टीचर्स फीमेल टीचर्स, कॉलेज लेवल पे फीमेल टीचर्स, यूनिवर्सिटी लेवल पे फीमेल टीचर्स, में भी प्रोफेसर, और मुझे बेनिश्री भट्टो साहिबा बहुत पसंद है। शी वाज अ करेजियस लेडी एंड पर्सनैलिटी बहुत एम्पावर्ड थी, और वो इस तरह से थी कि वो कोई कुछ बोलती भी नहीं थी तो उनकी पर्सनैलिटी से बहुत सारी चीज़ें कन्वे हो जाती थी। मुझे प्रिंसेस डायना बहुत पसंद थी, शी वाज अ ग्रेट। आपकी आवाज़ थोड़ी सी अटक रही है। आप बोलिएगा कुछ। आई थिंक इट्स क्लियर। जी जी। हाँ जी, अब ठीक है। सो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी लाइफ में ज़्यादा मुझे विमेन से इंस्पिरेशन मिली है। और आपकी कोई, आप अपनी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा-सा बता दें? हॉबीज़ मेरी कोई ख़ास नहीं है। मैं
नेटफ्लिक्स के साथ अपना टाइम गुजार लेती हूँ। मुझे टॉक यही। शोज़ बड़े पसंद हैं। जिमी फैलन के मुझे टॉक शो बड़े पसंद हैं। एजीटी मैं देख लेती हूँ, और कभी टाइम हो तो मैं हैंग आउट के लिए या डाइनिंग फैमिली के साथ या ट्रैवलिंग। हाँ जी, सही बात है। आप इतना पूरा काम पे दिन गुज़ारने के बाद तो आप रिलैक्स ही करना चाहते होंगे। डॉक्टर सादिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस लाइव शो के लिए आने के लिए, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एजुकेशन के ऊपर जो रिसर्च की हुई है, फीमेल बेस्ड पर्सपेक्टिव से उसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच। अब हम लाइव सेशन थैंक यू एंड सो कर मच। देते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।